टिया ने जब रणधीर को अमन और रिया माथुर के नाम की धमकी दी तो अपने उन दोस्तों को फोन मिलाया जिसको उसने सिद्धार्थ की फील्डिंग सेट करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। और उनके फोन उठाने पर कॉल उठते ही बोला, सिद्धार्थ किधर है? उसने जानबूझकर आवाज तेज रखने की कोशिश की जिससे कि उसके दोस्तों को ये न लगे कि वो डर कर फोन कर रहा है। वो तो इधर आया ही नहीं भाई, उधर से उसके दोस्त ने जवाब देते हुए कहा। और उसका जवाब सुनते ही वो एकदम से चौंक गया। आया ही नहीं से क्या मतलब है तुम लोगों का? तुम लोग बस स्टैंड वाले रास्ते पर ही हो ना? रणधीर ने हैरानी के साथ अपने दोस्त से सवाल करते हुए पूछा। हाँ, हम लोग सही जगह पर हैं, लेकिन वो इधर आया ही नहीं। इससे पहले वाले कट से यू टर्न मारकर वो फिर उधर ही चला गया भाई। उसके दोस्त ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, कहाँ चला गया कि तुम लोगों ने देखा नहीं? रणधीर अपने दोस्त को हड़काते हुए बोला। उसे अब डर लगने लगा था कि अगर सिद्धार्थ के साथ किसी और ने कुछ किया तो टिया उसका जीना दुश्वार कर देगी। देखा था जाते हुए भाई, लेकिन पीछे नहीं गए हम लोग उनके। उसके दोस्त ने जवाब देते हुए कहा, पीछे नहीं गए? क्यों नहीं गए? रुको 1 मिनट, उनके पीछे नहीं गए मतलब उनके साथ कोई और भी था क्या? रणधीर ने हैरान होते हुए सवाल किया। हाँ भाई, एक ब्लैक कलर की कार उनकी टैक्सी का पीछा कर रही थी। उसके दोस्त ने रणधीर के सवाल का जवाब देते हुए कहा। और उसका जवाब सुनकर रणधीर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो समझ गया कि सिद्धार्थ के पीछे उसके अलावा और कोई भी पड़ा हुआ था, लेकिन चूंकि उसकी पोल टिया के सामने खुल चुकी है, इसलिए अब अगर उसे कुछ हुआ तो उसका बयाना सिर्फ और सिर्फ उसके ही सिर बंधेगा। यही सोचते हुए उसने जब टिया की ओर देखा तो उसकी हालत खस्ता हो गई, क्योंकि टिया उसे खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रही थी। किसकी कार थी और कौन लोग थे उसमें? उसने हड़बड़ी के साथ अपने दोस्त से सवाल करते हुए बोला। उसके माथे पर डर के मारे पसीना आने लगा था। पता नहीं भाई, लेकिन सब डेंजर ही लग रहे थे, तो हम उनके पीछे नहीं गए। कहीं वो सिंडिकेट के बंदे ना हो, यही सोचकर हम लोगों को डर लग गया, इसलिए हम नहीं गए। उसके दोस्त ने रणधीर के सवाल का जवाब देते हुए कहा। अब तक रणधीर के सिर्फ माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी, लेकिन सिंडिकेट का नाम सुनते ही वो बूंद पूरा लहर बन गई और उसके कानों से पसीना टप से उसके कंधे पर टपक पड़ा। उसे लगा कि अगर सिद्धार्थ अपनी गलती की वजह से भी अगर इनके चंगुल में फंसा होगा तो भी अब मुझे ही बलि का बकरा बनना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए वो हकलाते हुए बोला, सिंडिकेट? रणधीर के मुंह से सिंडिकेट सुनकर टिया के भी कान खड़े हो गए थे। अब उसे भी सिद्धार्थ को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी। कहाँ हो तुम लोग? रणधीर अपने दोस्त से आगे पूछते हुए बोला। हम लोग यहीं बस अड्डे पर जाने वाली रोड के नुक्कड़ पर खड़े हुए हैं। बताओ आगे क्या करना है, रुके या जाएं? उसके दोस्त ने उसे अपने लोकेशन के बारे में बताते हुए सवाल किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ सिंडिकेट का नाम सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, दूसरी ओर वो सिद्धार्थ को जरा सा भी खरोंच आने पर उसे खुद को ही फंसने का डर था। उसकी हालत उस शेर के जैसे हो गई थी जिसने शिकार में शाही जानवर को खा लिया था। अब उसके कांटे उसके मुंह को लगातार घायल किए जा रहे थे और वो कुछ कर नहीं पा रहा था। पहले अमन और रिया माथुर की इतनी तगड़ी मेजबानी और फिर जतिन का ऐसे उससे मक्खन लगाकर बात करना और उसके बाद सिंडिकेट के तथाकथित आदमियों का पीछा करना, उसे सिद्धार्थ किसी मिस्ट्री जैसा लग रहा था जो कि उसके कॉलेज वाले सिद्धार्थ से काफी अलग था। कहाँ खो गए आप भाई? बताओ हमें कहाँ जाना है? उसके दोस्त का अगला सवाल उसके कानों में गूंजा। उसका सवाल सुनकर रणधीर अपनी अवचेतना में वापसी कर चुका था और फिर संभलते हुए बोला, रुको बताते हैं, मेरे फोन का वेट करना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। टिया उसे गुस्से से देखे जा रही थी। जब रणधीर ने फोन काट दिया तो टिया ने उससे फोन पर हुई बातचीत के बारे में सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ और ये तुम सिंडिकेट का नाम क्यों ले रहे थे? उसके आवाज में वही डर साफ साफ दिखाई दे रहा था जो सिंडिकेट का नाम सुनने के बाद अन्य आदमियों की आवाज में आ जाता था। यार सिद्धार्थ मेरे आदमियों के पास तक पहुंचा ही नहीं, वो पहले ही घूम गया था यू टर्न लेकर, और वो कह रहे थे कि उनके पीछे कोई पड़ा था, शायद वो सिंडिकेट से थे। रणधीर ने टिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा। टिया को लगा कि रणधीर फिर से बात घुमाने के लिए नए बहाने बना रहा है और वो गुस्से से रणधीर की ओर देखते हुए बोली। हालांकि उसे ये भी लग रहा था कि शायद रणधीर सही कह रहा हो, लेकिन वो बात की जड़ तक जाना चाहती थी।
लगता है तुम ऐसा नहीं मानोगे, कहकर वो फिर से रिसेप्शन की ओर बढ़ चली। लेकिन उसने जैसे ही अपना पहला कदम बढ़ाया कि रणधीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। रणधीर ने टिया से निवेदन करते हुए कहा। टिया को रणधीर का चेहरा सच बोलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। और फिर उसके दिमाग में एक विचार कौधा और वो रणधीर से हाथ छुड़ाते हुए बोली, अपने दोस्त को फोन करो और बोलो कि हम आ रहे हैं। उसकी आवाज में एक सीधा सीधा आदेश छुपा हुआ था। लेकिन टिया, वहां क्यों जा रहे हैं हम, जबकि सिद्धार्थ वहां नहीं है? रणधीर ने प्रश्नवाचक चेहरे के साथ टिया से सवाल करते हुए पूछा। हम सिद्धार्थ को ढूंढने जा रहे हैं। टिया ने सीधा और सटीक जवाब दिया, जिसे सुनकर रणधीर की घिघी बंध गई और वो हकलाते हुए बोला, वहां जाने की क्या जरूरत, और पार्टी छोड़कर जाएंगे तो 100 सवाल पूछे जाएंगे। रणधीर बात टालने के इरादे से टिया को बोला, कोई कुछ नहीं पूछेगा। शायद तुम भूल गए कि अभी अभी अंकल ने हम दोनों को घूम कर आने को कहा है। चलो गाड़ी निकालो और वहां चलो जहां तुम्हारे दोस्त खड़े हैं। टिया ने उसके सारे बहानों को एक साथ ही चौपट करते हुए कहा। पिछली कुछ ही देर में रणधीर टिया का बेचारी से चंडी का रूप देख चुका था और उसके धमकाने के तेवर से साफ पता चल रहा था कि वो मजाक के मूड में नहीं है। और फिर वो अपने मन में सोचते हुए बोला, अगर वो उसका कहना नहीं मानता है तो जरूर वो उसकी शिकायत रिया और अमन से कर देगी, जिसके बाद न सिर्फ उसकी बल्कि उसके पूरे परिवार की जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सब सोचते हुए उसने टिया की ओर देखा और कहा, ठीक है, लेकिन अगर वहां से कोई खतरा महसूस हुआ तो तुम मुझे जबरदस्ती वहां नहीं रोकोगी। ठीक है, टिया ने रणधीर को जवाब दिया और फिर उसे देखते हुए अपने मन में बोली, तू वहां एक बार चल तो बच्चू, फिर बताती हूँ तुझे। और फिर रणधीर गाड़ी लेने पार्किंग की ओर चला गया। रणधीर ने पार्किंग में जाकर गाड़ी निकाली और लेकर वहीं आ गया जहां टिया खड़ी उसका वेट कर रही थी। गाड़ी आने के बाद टिया ने दरवाजा खोला और वो भी उसमें बैठ गई और फिर दोनों वहां गोली की रफ्तार से सिद्धार्थ की खोज में निकल पड़े, जो उनसे कुछ किलोमीटर दूर एक मार्शल आर्टिस्ट से दो दो हाथ किए जा रहा था। जैसे ही सिद्धार्थ की फ्री किक उसके सीने पर पड़ी तो वो दूसरा आदमी खिसकता हुआ जाकर दूर खड़ा हो गया। दोनों बहुत तेजी से लड़ रहे थे और बाकी के लोग वहीं बैठे उनकी लड़ाई देख रहे थे। उनके लड़ने की स्पीड वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर रही थी। सिर्फ मार्शल आर्ट्स का एक रूप नहीं, वहां मौजूद लोगों ने कई सारे रूप देख लिए थे। कलारीपयट्टू, सिलंबम, थांगटा और सरित सरक, गदका, इम्बुन कुश्ती समेत कई सारे दांवपेच वहां चले जा रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से जरा सा भी कमतर नहीं थे। और ऐसा लग रहा था कि जिस गुरु से सिद्धार्थ ने ट्रेनिंग ली है वहीं से इस आदमी ने भी ट्रेनिंग ले रखी है, क्योंकि फिलहाल उनको इस तरह लड़ते देख यही लग रहा था। पेमा हैरानी से सिद्धार्थ को देखे जा रहा था और कभी वो खुश होकर ताली बजाता और कभी सीटी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पेमा को ऐसा फील हो रहा हो कि वो हॉलीवुड की कोई फिल्म देख रहा है। रणधीर और टिया होटल से निकलने के बाद सीधा वहां पहुंचे जहां पर उसके दोस्त उसका वेट कर रहे थे। वहां पहुंचने के बाद टिया और रणधीर कार से उतरे और उनकी ओर बढ़ गए। उनके सामने पहुंचने के बाद रणधीर उनसे कुछ पूछता कि उनमें से एक, जो शक्ल से उन सबका लीडर लग रहा था, उसने टिया का पांव छूते हुए कहा, भाभी जी नमस्ते। इतना सुनते ही टिया के तन बदन में आग लग गई और उसने नजरें चढ़ाते हुए रणधीर की तरफ देखा। उसके ऐसे गुस्सा करने पर रणधीर ने उसी गुस्से से भरी नजरों से अपने नजरों से देखते हुए अपने मन में बोला, ये सब अभी करना जरूरी था क्या? यहाँ फटी पड़ी है और इनको भाभी देवर खेलना है। उन दोनों का गुस्सा और आंखें देखकर उसका दोस्त समझ गया हो ना हो कुछ भारी गड़बड़ है, और वो बात को बदलने के इरादे से अपने सामने की सड़क की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो जो आपको कट दिख रहा है वहां से उस टैक्सी ने यू टर्न ले लिया था। उसके इतना कहने के बाद टिया और रणधीर उसी ओर देखने लगे जिधर वो इशारा कर रहा था। तुमको कैसे पता कि ये वही टैक्सी थी? टिया ने उसी तरफ देखते हुए उससे सवाल किया। मेरा एक आदमी स्कूटी से उनके पीछे था, पिछले चौराहे से ही, लेकिन जब उन्होंने यू टर्न ले लिए तो हम लोगों ने उनका पीछा नहीं किया, यहीं खड़े हो गए। रणधीर के दोस्त ने टिया और रणधीर को देखते हुए कहा, यहाँ क्यों खड़े हो गए जब तुम इतने और वो सिर्फ 2 लोग थे? अब की बार सवाल रणधीर की तरफ से आया था। भाई कोई उनका पीछा कर रहा था इसलिए हम लोग नहीं गए। हम कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो है नहीं, रणधीर के दोस्त ने जवाब दिया। कौन पीछा कर रहा था? टिया ने अगला सवाल किया।
पता नहीं, एक कार में 4-5 बॉडी बिल्डर थे, सिंडिकेट के आदमियों के जैसे लग रहे थे। उसके दोस्त ने जवाब दिया, चलो उस ओर चलो जिधर वो लोग गए थे, कहकर टिया ने गाड़ी की ओर इशारा किया। ये सुनकर उन सबको भी एक बारी डर लग गया और उसके लीडर ने सीधा मना करते हुए कहा, हम नहीं जाएंगे। और फिर उसने रणधीर की ओर देखते हुए कहा, भाई ये आपका मैटर है, आप संभालो, हमने आपको रास्ता बता दिया, अब आप ढूंढो जाकर। कहकर उन्होंने अपनी अपनी बाइक उठाई और वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद टिया ने रणधीर को तंज मारते हुए कहा, यही है तुम्हारे दोस्त जिनके बल पर तुम सबसे पंगा लेने की सोचते रहते हो। चलो अब देखते हैं जिधर सिद्धार्थ गया था। रणधीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और न ही वो इतना बड़ा क्रिमिनल था कि वो टिया को कुछ कर सके। और दोनों उसी ओर निकल पड़े जिधर रणधीर के दोस्तों ने बताया था। और फिर वो थोड़ी देर पर उसी टी पॉइंट पर आ गए जिधर से सिद्धार्थ और पेमा ने बाएं गाड़ी ली थी। जब सिद्धार्थ को लगा कि उसे ऐसे नहीं हरा पाएगा और ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, तो उसने अपनी हाथ में पहनी हुई अंगूठी को देखते हुए मन में कुछ बुदबुदाया और एक महीन पीली रंग की रोशनी उसके अंगूठी से निकलकर उसकी मुट्ठी में समा गई। और जैसे ही वो दूसरा शख्स उसके पास आया, उसने एक करारे मुक्के का प्रहार उसके कमर पर किया। उस मुक्के से उस शख्स की चीख ही निकल गई और हड्डी टूटने की आवाज वहां मौजूद सभी लोगों को साफ साफ सुनाई पड़ी। और वो जाकर थोड़ी दूर खड़ी अपनी गाड़ी से टकराया। ये देख उनके आदमियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन पेमा गाड़ी से उतरकर कूदने लगा और सीटी बजाने लगा। इन सबके बीच कब उसके कमर में लगी पिस्तौल गिर गई उसे ध्यान ही नहीं रहा और वहां मौजूद तीनों में से एक आदमी ने वो पिस्तौल उठा ली और सीधा पेमा की गर्दन पर रख दी और चिल्लाते हुए बोला, ए लड़के, चुपचाप घुटनों पर आ जा, वरना इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। सिद्धार्थ ने पलटकर ये नजारा देखा तो वो दंग रह गया। वो आदमी पेमा की गर्दन पर बंदूक चिपकाए खड़ा था। पेमा को इस स्थिति में देखकर सिद्धार्थ ने उसे ऐसे घूर कर देखा मानो वो कह रहा हो, क्या पेमा भैया आप भी बच्चों वाली हरकत करके अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन जब तक सिद्धार्थ पेमा को बचाने के लिए कुछ करता, पेमा की गर्दन पर पिस्तौल सटाए खड़े आदमी के सिर पर बेसबॉल का करारा प्रहार हुआ और धाए से गोली चलने की आवाज आई और वो आदमी जो पेमा की गर्दन पर बंदूक सटाए खड़ा था और पेमा दोनों सड़क के ऊपर गिर गए थे। आखिर किसने किया था पेमा के गर्दन पर बंदूक रखे आदमी के ऊपर वार? और क्या पेमा हो गया है गोलियों का शिकार? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।